राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कमेंट है? 47 साल बाद फिलवक्त 2022 चल रहा है, क्या लगता है कितना मौजू है विश्व का? कांग्रेस को लेकर ऐसा कहा जा रहा है और सबको दिखाई भी दे रहा है कि एक तरह का गुटबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में जय होगी या पराजय हाथ लगेगी? 1.25 साल बाद में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, आपकी क्या तैयारी है और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नमस्ते, मैं सुमित शर्मा और आज की इस खास पेशकश में हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ और विसुका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह। सर, खबर अपडेट में आपका खूब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 सूत्री कार्यक्रम में इसका उपाध्यक्ष बनाया, इसके ऊपर आप इस जिम्मेदारी के ऊपर आप क्या कमेंट करें? 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाने का कार्यक्रम जी। समाज का जो गरीब और वंचित तबका है, जो संख्या का एक बड़ा हिस्सा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले और देश के जन कल्याण की जो योजनाएं हैं और जो विकास के कार्य हैं उनमें उनकी भागीदारी हो, उनकी हिस्सेदारी हो। मुझे ये कहते हुए संतुष्टि है कि पिछले 47 साल में 20 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से, इनकी योजनाओं के माध्यम से देश में जो कार्य हुए हैं उनके चलते देश में गरीबी पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन काफ़ी कम हुई है। और अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि जो अत्यंत गरीबी, जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, गरीबी कई तरह की होती है, वो देश में समाप्त हो चुकी है। 20 सूत्री कार्यक्रम को आज भी इसकी प्रासंगिकता है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। आज भी बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है, आज भी गैर बराबरी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार है, वो इस कार्यक्रम को कमजोर कर रही है। आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो केंद्र सरकार है, उसको लेकर बेरुखी, कई बार मैंने ये गौर किया कि उसमें आपकी बेरुखी झलकी है। ये बेरुखी की बात नहीं है, ये गरीबों के जीवन में परिवर्तन की बात है जी। देखिए, देश सबका है जी, गरीब का भी है, अमीर का भी है, मध्यम वर्ग का भी है। और सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। केंद्र सरकार ने ये एक अच्छा कार्यक्रम 47 वर्ष से करे, इसमें अच्छे कार्य हुए। राजस्थान में भी ये बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। तो इसमें जब शुरू में जब ये कार्यक्रम 20 सूत्र बनाए, तभी 20 पॉइंट प्रोग्राम नाम है। आज इसमें से 11 सूत्र रह गए हैं और इसमें पहले 55 मद थे जिनकी मॉनिटरिंग होती थी, रैंकिंग होती थी, वो घट के 15 हो गए हैं। और ये सरकार आई है इसके बाद में 2017-18 से इसकी जो सब योजनाओं की रैंकिंग होती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। हम राजस्थान में तो जिलों की रैंकिंग करते हैं जी, और टारगेट्स भी टाइम पर नहीं देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई गरीब लोग हैं, उनकी दिक्कत है, तो इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो। तो मेरा इनसे यही आग्रह है कि जिस तरह से पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम बहुत मजबूत था, इससे गरीब आदमी सशक्त होता, आम आदमी, युवा, महिला, सबके लिए ये कार्यक्रम, इसकी जो योजनाएं थी वो शानदार हैं और उससे लाभ भी मिला है। जैसे मैंने कहा, गरीबी मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी कम हुई, अभी भी सरकार के आंकड़े हैं कि गरीबी कम है। तो इन कार्यक्रमों का लाभ मिलता है, इससे गरीबी कम होती है। ये इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होती है, जिलों में होती है। मैंने 10 जिलों का दौरा किया है। राजस्थान में कुल मिलाकर के 20 सूत्री कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू हो रहा है। इससे जो जरूरतमंद जिनके लिए योजनाएं बनी है उनका उनको समुचित लाभ मिल रहा है। हम 47 साल पीछे चलते हैं। आपने बात की 1975 की, 1975 में इसे लागू किया गया। फिर 2006 में शायद इसमें कुछ इसमें तब्दीलियां हुई। 2007 में इसको दोबारा से लागू किया गया। 47 साल बाद फिलवक्त 2022 चल रहा है, क्या लगता है कितना मौजू है विश्व का? प्रासंगिकता है जी।
क्योंकि आज भी देश में गरीबी है और गैर बराबरी। जी। उनको रोजगार की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा नीचे जो अत्यंत गरीबी थी वो खत्म हो गई, लेकिन गरीबी आज भी है, पूरी तरह से नहीं हटी। पूरी तरह से नहीं हटी। दुनिया में जो पैमाने हैं उसमें गरीबी कम हो रही है, लेकिन ये तो ऐसा कार्यक्रम है कि जब गरीबी पूरी हट जाए तो फिर इसकी प्रासंगिक, जब तक गरीबी रहेगी 20 पॉइंट प्रोग्राम की प्रासंगिकता रहेगी, जब तक लोगों का आर्थिक सामाजिक शोषण होता रहेगा तब तक इसकी प्रासंगिकता रहेगी। तो हमारा ये कहना है कि इस कार्यक्रम को तो और ज़्यादा मजबूत करें, जिससे कि आज 47 साल के बावजूद जिस गरीबी को हम पूरी तरह नहीं हटा पाए, उसको आने वाले यदि हम इसको मजबूत करेंगे तो और 10-20 साल में जल्दी गरीबी हटेगी। नहीं हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा समय लगे, क्योंकि एक देश की बड़ी समस्या ये भी है। तो हमारा कहना है कि जब तक गरीबी पूरी तरह से नहीं मिटती तब तक इस कार्यक्रम की आवश्यकता भी है, इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर, मैं कोई पार्टी विशेष क्या, एक संघीय व्यवस्था है, सबकी जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब, आपकी गिनती लीक से हटके काम करने वालों में और नवाचार के लिए आपका नाम है, वो जाना जाता है, आपकी गिनती ऐसे नेताओं में शुमार है। विसुका के लिए आपके क्रियान्वयन की क्या नीतियाँ रहेगी? देखिए, विसुका कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी जब से मुझे दी है, मैंने सबसे पहले राज्य के स्तर पर इसकी एक बैठक मार्च के महीने में, और जो वित्तीय वर्ष में जो इसकी उपलब्धियां थी, प्रगति थी, उसकी पूरी समीक्षा। इस नए वित्तीय वर्ष में एक तो जो भी टारगेट केंद्र तय करता है वो समय पर आनी चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम 100% उसको लागू करें। 100%। और ये जब संभव होगा, जब समय पर टारगेट आएंगे। मैंने भारत सरकार से भी, मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि आप ये टारगेट जल्दी भेजिए। मैंने हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं जिलों के, जो इसके विसुका के जिलों के जो प्रभारी हैं, उनको भी पत्र लिखा कि आप रेगुलरली मीटिंग इनकी आप करें। हर मंथली इनकी मीटिंग होती है, उसका फॉलोअप भी होता है जो कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी। और मैंने खुद ने ये तय किया कि हर जिले में मैं 6 महीने का मैंने कार्यक्रम बनाया कि मार्च से लेकर सितंबर तक जो 2 तिमाही हुई, मैं प्रत्येक जिले में जाकर के खुद इसकी मॉनिटरिंग करूँगा। और इसके साथ में फिर कोशिश ये होगी कि इसको नीचे तक ले जाएं, उनके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ले जा करके इसकी मॉनिटरिंग हो। और इसमें जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अधिकारी लोग जो इसको लागू करते हैं, इन सबका सहयोग लिया जाए। अभी हमारी राज्य स्तर की कमेटी नहीं बनी है, जिला स्तर की कमेटी नहीं बनी है, वो बननी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रखा है, और आप देखना थोड़े ही दिनों में राज्य स्तर की भी कमेटी बन जाएगी। सब जिलों में कमेटी, उसमें जनप्रतिनिधि भी आएंगे और दूसरे प्रतिष्ठित लोग भी आएंगे, एनजीओ के लोग भी आएंगे, और हमारे जैसे जो एमएलए, एमपी और प्रधान, जिला सभी लोग, ग्रामीण चेयरमैन, म्यूनिसिपल, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम इसको और बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। राजनीति में हमारा यही मकसद है कि गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, असहाय आदमी, वंचित व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, उसकी हम जितनी सेवा कर सकें, मदद कर सकें, कोई सही मायने में राजनीति। सर, विसुका की तो बात हो गई, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसके ऊपर पूरे देश की नज़र है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप सीकर थे। कल जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप सीकर में इस तरह का एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें भी शामिल हुए। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कमेंट है? जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बीजेपी और एनडीए की सरकार आई है, तब से ये जो महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जांच एजेंसी के रूप में ईडी और सीबीआई हो, इन संस्थाओं का अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए और राजनीतिक दुर्भावना से पक्षपातपूर्ण तरीके से ये केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हमारा विरोध यही है कि इन संस्थाओं की एक विश्वसनीयता है, लोगों का इन पर भरोसा है, ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करें। मेरा एक आपके माध्यम से जनता से भी,
बीजेपी से भी, केंद्र की सरकार से भी सवाल है कि आप पिछले 8 साल में विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ तो छापेमारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को देश की नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी बताते हो और कहते हो कि हमारे 10 करोड़ सदस्य हैं। क्या वो सब लोग सही काम कर रहे हैं? एक व्यक्ति उनका ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने या ईडी ने कोई कार्रवाई 8 साल में की। तो ये सब चीजें संदेह से दूर हैं कि निश्चित रूप से अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी को बदनाम, उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए ये इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें तो पलट जाएंगी, लेकिन ये संस्थाएं जो इनकी विश्वसनीयता यदि आज खत्म हो गई तो आगे पुनर्स्थापित होना बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं कि आपको इन संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए, इन्हें निष्पक्ष काम करने दीजिए। लेकिन सर, बीजेपी का तो ऐसा कहना है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मानना है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। इन संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज भी बरकरार है। ऐसा सिर्फ कांग्रेस के आरोप है या कांग्रेस का कहना है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इनकी विश्वसनीयता बनी रहे, लेकिन पिछले 8 साल में ये जितनी छापामारी या जितनी जांचें हुई हैं और जिस तरह से विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, जिसमें कुछ निकला भी नहीं, तो इससे ये साबित होता है कि आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं को काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए और हम उसमें कोई इंटरवेन नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, चलो कांग्रेस का कोई आदमी गलती करता है या दूसरी पार्टी का करता है, यदि इनकम टैक्स क्या कोई उल्लंघन करता है, टैक्स नहीं देता है, टैक्स की चोरी करता है, कोई क्राइम करता है, किसी भी तरह का कोई कानून का उल्लंघन है, तो आप कीजिए, जांच भी कीजिए, कार्रवाई भी कीजिए, न्यायालय में भी ले जाइए, सजा भी दिलाइए। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई प्रिविलेज क्लास है क्या इस देश में? वो लोग गलत काम करते हैं। मैं जानता हूँ इन लोगों को बहुत पहले से। सबसे ज़्यादा ये तो पूरा व्यापारी वर्ग की पार्टी है अच्छी तरह से। सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कालाबाजारी करने वाले, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ घोटाले करने वाले उसमें बीजेपी के लोग हैं। उनके एक के भी खिलाफ आज तक कोई मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ, क्यों नहीं उनकी जांच हुई, क्यों नहीं कार्रवाई? इसका जवाब दे। ये सब दूध के धुले हुए हैं, ये कोई गलत काम कर रहे हैं, सब गलत काम 8 साल में कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले के देखो, पहले जब होती थी तो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती थी, जांच होती थी, लेकिन बीजेपी वालों के खिलाफ भी होती थी, अन्य पार्टियों के खिलाफ थे। इन्होंने पर्टिकुलर कांग्रेस एंड विपक्ष को जो टारगेट बनाया, ये हमारा विरोध है। और इससे देखिए निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि इन जांच एजेंसियों की साख पर असर पड़ा है। अब बीजेपी के लोग तो सत्ता में हैं, वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनकी तो भाषा वही रहेगी, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरह से ये गलत परंपरा नहीं डालनी चाहिए। सरकारी एजेंसियों का अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए नुकसानदायक है, पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। चलिए सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव आहिस्ता आहिस्ता होले होले नज़दीक आ रहा है। कांग्रेस को लेकर ऐसा कहा जा रहा है और सबको दिखाई भी दे रहा है कि एक तरह का गुटबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। क्या लगता है आपको, आने वाले विधानसभा चुनाव में जय होगी या पराजय हाथ लगेगी? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसने जो चुनाव के घोषणा पत्र में वायदे किए थे, उस घोषणा पत्र को तैयार करने में मेरी और बीडी कल्ला जी की बड़ी भूमिका है। उस घोषणा पत्र के ज़्यादातर वायदों को सरकार ने पूरा कर दिया। दूसरा, शायद ये राजस्थान के इतिहास में मैं कहना चाहूँगा कि जनहित के जितने बड़े फैसले और जन कल्याण की इतनी शानदार योजनाएं राजस्थान में पहले कभी नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि सबको फ्री मेडिसिन मिलेगी, सबके फ्री इन्वेस्टिगेशन होंगे, सबका आईपीडी ओपीडी में फ्री ट्रीटमेंट होगा,
10 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कराएगी। एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान काम कर रहा है। आज पानी की बात हो, बिजली की बात हो, दूध की बात, हर चीज़ में राजस्थान सरकार राहत दे रही है, महंगाई से सब्सिडी। एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो हर व्यक्ति को, हर वर्ग का ध्यान रखती है, गरीब आदमी का विशेष रूप से उनको राहत दे रही है, सब्सिडी दे रही है। एक तरफ केंद्र की सरकार है, वो डीजल को भी महंगा कर रही है, पेट्रोल को भी कर रही है, वो रसोई गैस से भी सब्सिडी वापस ले रही है, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं उनको जो रियायत मिली थी रेलवे में, उसको भी वापस उनसे छीन रही है। दूसरी बात, कोविड का जो समय है, जो मुश्किल समय था कोविड मैनेजमेंट, उसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बहुत शानदार दिया। अभी जो बजट आया वो बजट इतना विकासोन्मुखी है कि विरोध के लोग भी उसका विरोध नहीं कर सकते। एक ही बात कहते हैं कि लागू कैसे होगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अगला बजट भी पेश करेंगे, उससे पहले आपको इस बजट को लागू करना। तो जो जन कल्याण की योजनाएं, जनहित के फैसले, गुड गवर्नेंस है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अगला चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस की है। रही बात ये गुटबाजी की, जी, मेरा सवाल यही था। नहीं, गुटबाजी तो राजनीति में रहती है जी। गुटबाजी कहाँ नहीं है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें गुटबाजी नहीं है? और हमसे ज्यादा गुटबाजी इस समय भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला तो राजस्थान में आप जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जी। अभी 3.5 साल का समय बीत गया, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं कह, ये जो योजनाओं की बात करते हैं, योजनाएं लागू हो रही है। मैंने भी 10 जिलों में समीक्षा में देखा है, योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। कहीं कोई प्रचार में कमी है तो वो प्रचार के लिए हमारे पास अभी 1.5 साल का समय है, हम उनका प्रचार कर देंगे। बजट को लेके, जनहित के फैसलों को लेके, कोविड को लेकर के और फ्लेक्सी स्कीम्स को लेकर के राजस्थान की जो आम जनता है वो इस सरकार से खुश है। और अब की बार तो मैंने देखा है कि कर्मचारी वर्ग है वो भी इस सरकार से खुश है। कोई तबका, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवानों के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया है। अभी देख रहे हो कि ये पूरे देश भर में ये पहले तो सांप्रदायिकता की आग इन्होंने लगाई, नफरत फैलाई, और अब ये युवाओं के अंदर एक नया मुद्दा हो जाएगा, ये जो अग्निपथ, ये इनको अग्निपथ, ये अग्निपथ कहीं अग्नि नहीं बिखेरते। ये तो एक तरह से युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं तो खुद सैनिक कल्याण का मंत्री रहा हूँ, और झुंझुनू जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक है, एक जिला ऐसा है सबसे ज़्यादा सैनिक है, वहाँ पर इतना इस तरह का लोगों में आक्रोश और विरोध है कि बताइए कि आप 3 और 4 साल के लिए सेना में भर्ती करके उसके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं। इसलिए ये तो इनमें यदि थोड़ी बहुत समझ होगी तो 1-2 दिन में इस कदम को वापस ले लेंगे, नहीं ये इनके बहुत उल्टा पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था को इस तरह से बनाए, खेती को ये कह रहे हैं कि कृषि का आमदनी दुगुनी कर देंगे, क्या इन्होंने दुगुनी की? 2022 आज इंडस्ट्री इनकी चल नहीं रही, एग्रीकल्चर में हो नहीं रहा, सर्विस सेक्टर है नहीं, इनके कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि जीएसटी में स्लैब में पैसे बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं, रसोई गैस को महंगा कर रहे हैं, हमारे पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, पीएसयू शानदार हैं, जिनको सालों साल, वो भी जनता का पैसा है, कांग्रेस ने जिनको खड़ा किया, और उनको एक एक करके बेच रहे हैं। ये तो जैसे बाप दादे की संपत्ति बेच के जैसे सरकार चला रहे हैं, तो ये इनका बस का नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रोजगार तो अर्थव्यवस्था को गति देने से पैदा होंगे, ये थोड़ी बहुत ये छुटपुट नौकरी देने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बेरोजगारों की संख्या हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में है, और युवाओं में इस चीज को लेकर आक्रोश है, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आपको नौकरी देनी है, सेना में स्थायित्व होना चाहिए, हमारी सेना की एक मर्यादा है, उसका सम्मान है, और सेना में जो जवान जाता है, जो जान के बाजे लगाते हैं, उसका पूरा जीवन, उसके परिवार का जीवन, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ये तो वेतन और पेंशन से पीछा छुटाने के लिए ये योजना लेके आए कि थोड़ा बहुत इनको कुछ दे दो और 4 साल के लिए दे दो, क्योंकि चुनाव 2-2.5 साल बाद में जो कुछ होगा देखेंगे। ये बहुत गलत है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आर्मी को लेकर नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये बहुत गलत कदम ये केंद्र की सरकार उठा रही है, ऐसा नहीं करना है। सेना में भर्ती है 1 लाख से ज़्यादा, उनको भर्ती निकालनी चाहिए। आज इतने दिन हो गए लोग मांग कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, क्यों नहीं दें? और मजबूत अच्छी ट्रेनिंग करके अच्छे जवान तैयार करें जो कि दुनिया में
पहले से हमारी सेना का नाम है लोहा मनवाए, वो काम तो ये कर नहीं पा रहे हैं। और एक तरह से बेरोजगारी भत्ता टाइप एक टेम्परेरी अरेंजमेंट टाइम भी के लिए गए, उनका कमिटमेंट क्या होगा? वो फिर 4 साल बाद भी निकाल दिया तो उनका भविष्य क्या होगा? और जिस आदमी को अपने भविष्य अनिश्चित लगता है उससे काम नहीं होता है। और ये तो लड़ाई लड़ना, देश की रक्षा करना, ये तो कोई साधारण बात नहीं है। इन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया है, ये इनके बहुत खिलाफ पड़े। इन्होंने हल्के में लिया है। हम आपसे एक बहुत भारी सवाल पूछने वाले हैं। 1.25 साल बाद में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, आपकी क्या तैयारी है और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस का प्रदेश का महासचिव रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा और हमारी सरकार में मैं तीसरी बार मंत्री भी के रूप में भी काम कर रहा हूँ। इसी कारण से पिछली बार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन चूंकि हम पार्टी के लोग हैं, सबको मौके बार बार नहीं मिलते और हर बार एक साथ नहीं मिलते। नहीं मौका दिया तो भी पार्टी का काम कर रहे, पहले भी किया, 5 साल किया, 3 साल भी किया। ये तो फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम की जिम्मेदारी तब मिली है। तो पार्टी यदि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? मेरी उम्र हो सकता है कि ज़्यादा है, लेकिन मैं, आप देख रहे हो कि मैं केवल ऊर्जा मंत्री नहीं रहा, क्योंकि मेरे में आज भी वो मेडिकल कॉलेज के दिन मुझको याद आते हैं। वही युवा के ऊर्जा के रूप में मैं 16 घंटे 17 घंटे काम करता हूँ। अब मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा इसका फैसला भी पार्टी करेगी। नहीं सर, एक इच्छा होती है, मैं उस डिज़ायर की बात कर रहा हूँ। अब इच्छा तो ऐसा है कि मेरी कर्म भूमि कह दो, जन्म भूमि कह दो, या तो झुंझुनू जिला है या टोंक जिला है, उसमें पार्टी जहाँ तय करेगी तो उसके हिसाब से तैयारी भी करेगी और चुनाव, और पार्टी कहेगी, पार्टी के जो आदेश होंगे, निर्देश होंगे वो सर्वोपरि हैं। पार्टी कहेगी चुनाव जरूर लड़ेंगे, पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन का काम करना है तो संगठन का काम। तो पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी कहेगी कि संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर चंद्रभान जी। सर, खबर अपडेट से आपने बहुत तफसील से बात की और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह के और इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट।